नेक्स्ट टॉपिक इज बोहर मैग्नेटॉन और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमें पता है किसी भी एटम है, एटम के जो सराउंडिंग्स हैं उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब क्या होते हैं, इनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, ये रिवॉल्व करेंगे। अब ये क्या है, एक एज ए करंट लूप की तरह काम करेंगे। ठीक है, अगर ये एज ए करंट लूप की तरह काम करेंगे तो क्या होगा, उनका कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा, ऊपर की तरफ भी होगा। ठीक है, एक क्लॉकवाइज बिहेव करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज बिहेव करेगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हो जाएगी। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, कुछ इसका डेफिनेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है इसका, अगर इसका कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम करंट को क्या लिख सकते हैं, चार्ज बाय टाइम, हमें पता है। ठीक है, एंड दैट इज ई बाय टी। और हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। ओके, नाउ अब हमने क्या किया यहाँ पे, टाइम पीरियड में जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था, हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया 2 पाई बाय ओमेगा को। ठीक है, यहाँ से आ गया ओमेगा ई बाय 2 पाई। अब हमें पता है कि ये जो हमारा टोटल एरिया था इस ऑर्बिट का, ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और हमने मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा है, वो कितना होता है, करंट इनटू एरिया होता है। करंट की वैल्यू पुट कर देंगे, एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट ओवर 2 पाई। ठीक है, अब ये क्या कहता है, बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, एच कट बाय 2 पाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्या होता है, एच कट बाय 2 पाई। तो एम वी आर किसके इक्वल होता है, एच कट बाय 2 पाई। अब एन क्या है, हमारे ज़रूरी नहीं ना 1 ऑर्बिटल हो, ऐसी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि वी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की टर्म्स में आर ओमेगा होती है, हम इसको ओमेगा की टर्म्स में डिनोट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमारी कुछ वैल्यू आ जाएगी, इसको कट करके वो कितनी आ जाएगी, म्यू बी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ ई एच कट ओवर 4 पाई एम। ठीक है, ये जो वैल्यू आती है आपके पास ई एच कट ओवर 4 पाई एम, इसी को ही हम क्या कहते हैं, बोहर्स मैग्नेटॉन कहते हैं। इट इज़ क्लियर दैट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज़ क्वांटाइज्ड। अब हमने क्या देखा कि ये जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड मतलब इसकी क्या होती है, पूरी वैल्यू होती है, या तो 1 होगी या 2 होगी, 1 पॉइंट्स की टर्म में कुछ नहीं होगी। ठीक है, या तो 1 में होगी, 2, 3 एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, इसी को ही हम फॉर्मूला को क्या कहेंगे, बोहर मैग्नेटॉन कहेंगे। हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया यहाँ से। ठीक है, ई की वैल्यू को पुट कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एच कट की वैल्यू को पुट कर दिया 6.6 इंटू 10⁻34। ऐसे ही हमने पाई की वैल्यू को पुट कर दिया, और जो हमारा डायपोल था, ठीक है, एम स्मॉल एम था, हमने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। तो हमारे पास म्यू बी की कुछ ये वैल्यू आ गई, और उसकी यूनिट क्या होगी, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे हम। सबसे पहले है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, कहता है किस डिग्री से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। ठीक है, ये हमारे पास कोई मटेरियल है, हमने इसमें से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो क्या कहता है, किस एक्सटेंट तक या किस डिग्री से वो इसके अंदर से पेनिट्रेट होके जा सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है इसके अंदर से जाए, या इसके बाहर से भी जा सकता था, तो वो डिग्री हमें बतानी है, किस हद तक, किस डिग्री, किस एक्सटेंट तक वो क्या करेगा, इसको पेनिट्रेट करके क्रॉस करेगा। इसको क्या कहेंगे हम, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। द डिग्री और एक्सटेंट टू विच द मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट और परमिएट ए मटेरियल इज कॉल्ड रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, या तो इसको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं या इसको रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, म्यू आर से डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली जब हमें इसको फॉर्मूला की टर्म्स में लिखना है तो वो क्या होती है, जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है उसको कैसे डिफाइन कर देते हैं, ये रेशो होती है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। ठीक है, दैट इज़ फ्लक्स डेंसिटी। हमें पता है कि फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कितनी फील्ड लाइन पास कर रही हैं उस एरिया में से। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो किसी मटेरियल में से पास हो रही है। ठीक है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स इन
मटेरियल ओवर मैग्नेटिक फ्लक्स इन वैक्यूम करेंगे हम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा म्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि आपको पता है कि वैक्यूम में इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अगर हमें इसको क्या लिखना है, म्यू परमिएबिलिटी की टर्म्स में लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा, डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल की परमिएबिलिटी ओवर परमिएबिलिटी इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। ठीक है, तो म्यू आर इज इक्वल्स टू बी बाय बी नोट, अगर आपको इसको फ्लक्स डेंसिटी की टर्म्स में लिखना है। ठीक है, और अगर आपको परमिएबिलिटी की टर्म्स में लिखना है तो म्यू बाय म्यू नोट, जहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू आर इंटू म्यू नॉट हो जाएगी। ठीक है, और म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर मीटर। ठीक है, यहाँ से हम म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज टेस्ला मीटर एम्पेयर -1। ठीक है, यानी पर एम्पेयर वैल्यू हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, बी। अब हम क्या करेंगे, बी को डिफाइन करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। ओके, हम इसको किससे डिफाइन करते हैं, हम इसको कैसे समझेंगे, लोरेंट फोर्स इक्वेशन से इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम। ठीक है, हमें पता है एक पॉजिटिव चार्ज क्यू, कोई क्यू को हमने उसको फायर किया। ठीक है, इसको हमने फायर किया किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से किया। ठीक है, एक पी पॉइंट से, और मूविंग, अब इसने क्या करेगा, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हमने ये पहले पूरा आर्टिकल पढ़ा था, तो वो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, लोरेंट्स फोर्स होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, अब ये क्या था, हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, टेस्ट चार्ज को इन्होंने क्या ले लिया, क्यू नोट ले लिया। ठीक है, अब क्रॉस हटाते हैं तो हमें क्या पता चलता है, साइन थीटा आ जाता है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू नोट वी बी साइन थीटा। अब जब हमारा चार्ज की वैल्यू 1 रखेंगे, वेलोसिटी 1 रखेंगे, थीटा कितना रखेंगे, 90 रखेंगे, उस केस में जितनी हमारी फील्ड होगी, ठीक है, जितनी फील्ड स्ट्रेंथ होगी, यानी उतना ही फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लक्स डेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड being equal to the force experienced by a unit positive charge moving with the unit velocity in a direction perpendicular to the magnetic field। perpendicular क्यों, क्योंकि हमने थीटा कितना लिया, 90 लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या लेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे, और किससे इसको थ्रो करेंगे, वेलोसिटी कितनी होएगी, यूनिट वेलोसिटी होएगी, किसके होगी, परपेंडिकुलर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के, तब क्या होएगी, बी और एफ क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी आपस में। ठीक है, हमें पता है बी की यूनिट कितनी होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है या फिर टेस्ला होती है। ठीक है, अब है मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। अब मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होती है, मतलब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, हमने ये क्या की, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, इसमें कितनी पावर है, ठीक है, कितनी डिग्री तक ये हमारे मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकती है। ठीक है, the degree to which a magnetic field can magnetize a material is represented in terms of a magnetizing force या magnetizing intensity। ठीक है, जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है वो तो किससे रिलेटेड होती है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की कि उसमें कितनी क्षमता है, ठीक है, उसमें कितनी ताकत है कि वो मटेरियल को मैग्नेटाइज कर दे। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, बी इज इक्वल्स टू म्यू एन आई, ये हमने पहले देखा था। ठीक है, हमें पता है कि ये आपका जो एक सोलेनॉइड है, ठीक है, इसके अंदर करंट है, हम ये कैसे एज ए बार मैग्नेट होता है। ठीक है, अगर एक मैग्नेट है तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, उसकी कुछ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि एन और आई, इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन है। ठीक है, ये क्या हो गई, उसकी इंटेंसिटी हो गई, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी हो गई, तो एन आई को कितना लिख दिया, एच लिख दिया हमने यहाँ से, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू एच। हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स में बी डिफाइंड एज नंबर of ampere turns flowing around a unit length of toroidal solenoid to produce the magnetic induction B in the solenoid। अगर हम इसको फ्री स्पेस में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये क्या कहता है, जो हमारा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी थी वो तो किससे रिलेटेड थी, मैग्नेटिक फील्ड से, कि वो कितनी डिग्री तक उसको मैग्नेटाइज कर सकती है। बट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मटेरियल की कितनी पावर है कि वो मैग्नेटाइज हो सकता है जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे। इट रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच स्पेसिमेन, यानी स्पेसिमेन इज, इसको हमने क्या कहा, मटेरियल इज मैग्नेटाइज, ये कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हो सकता है जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में प्लेस करेंगे। ठीक है, अब इसको किससे रिप्रेजेंट किया हमने, आई से, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट
वॉल्यूम, ठीक है। इसकी जो हमारी न्यूमेरिकल टर्म होगी वो ऐसे हो जाएगी, m/v हो जाएगी। हमें पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, यहाँ पे स्मॉल a ले लिया, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी ले ली, 12 ले ली। m क्या है, स्ट्रेंथ है ईच पोल की। ये हमारा मैग्नेट था, ठीक है। अब आपको पता है कि इसका जो मोमेंट होता है वो कितना हो जाता है, यहाँ से m/2l हो जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता है स्मॉल m, इसकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है इंटू इन दोनों के बीच की लेंथ होती है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया